हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने बात की थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो बहुत ही स्लो कैरी करवाई जाती है और इनको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होती हैं जो सडन होती है, फास्ट होती है और इनको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो जो पी गैस होता है या हम कहें ड्राइविंग फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होता है किससे, आपके एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है। वहीं अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो आपका जो पी गैस होता है या ड्राइविंग फोर्स होता है वो नियरली इक्वल होता है किसके, पी एक्सटेंशन के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है ना। लगभग दोनों बराबर ही रहते हैं, क्लियर है। इसके अलावा भी हमने कुछ और डिफरेंस देखे थे। अगर हम बात करें रिवर्सिबल में, अगर आप सिस्टम रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं। और अगर सिस्टम को आप इनिशियल स्टेज पर ले आते हो तो आपका जो सराउंडिंग है वो भी कहाँ आ जाता है, इनिशियल स्टेज पर। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है रियल होती है और रियल लाइफ में हमें ऑब्जर्व होती है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो हमें रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं होती है, वो इमेजिनरी रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि क्या रिवर्सिबल है और क्या इरिवर्सिबल है, ठीक है। आज हम कंपेयर करते हैं वर्क, रिवर्सिबल में वर्क कितना होगा और इरिवर्सिबल में वर्क डन कितना होगा, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। आज दिन तक तो आप वर्क डन का एक ही फॉर्मूला सीख रहे थे, दैट इज W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी या डेल्टा वी। लेकिन अब वर्क डन के आपके पास दो नए फॉर्मूले आएंगे और वही आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, ठीक है ना। तो देखिए, हम निकालते हैं आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला। पहले हम निकालते हैं रिवर्सिबल के लिए और फिर हम निकालेंगे वर्क डन का फॉर्मूला आपके इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ठीक है ना। देखिए, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, वॉल्यूम V1 से V2, ठीक है। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, कोई आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ आपकी गैस फिल है, यहाँ से पी गैस प्रेशर लग रहा है, यहाँ से आपका पी एक्सटर्नल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो पी गैस होता है वो लगभग इक्वल होता है किसके, पी एक्सटर्नल के। मतलब स्मॉल अमाउंट से ज़्यादा होता है बट नियरली क्या रहता है, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो हम पी गैस को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है, पी एक्सटर्नल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें W का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज माइनस पी गैस इंटू डी वी, वॉल्यूम V1 से V2। यहाँ पे देखिए, प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, फिर से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, फिर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे आपका क्या है, पिस्टन आगे की तरफ मूव होता जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, मतलब ये पिस्टन इस तरफ मूव कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप देख सकते हैं कि हाँ, प्रेशर बढ़ रहा है उसके साथ साथ आपका वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो होता है। तो पी गैस किसके इक्वल होता है, पी एक्सटर्नल के। पी एक्सटर्नल की जगह हमने लिखा पी गैस डॉट डी वी। अब यहाँ पे पी गैस जो है वो हमने इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम साथ में बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे पिस्टन आगे की तरफ मूव हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वेरी हो रहे हैं। इसलिए
यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा फिर से प्रेशर चेंज होगा, इसलिए हमने इसको बाहर नहीं निकला क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। तो W रिवर्सिबल के केस में जो आपके पास फॉर्मूला आता है W रिवर्सिबल, वो क्या आता है, माइनस इंटीग्रेशन P गैस डॉट dV, लिमिट है आपकी V1 से V2, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, सेम फॉर्मूला देखिए, W इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, वॉल्यूम V1 से V2, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं सेम पिस्टन लगा हुआ है आपका, यहाँ पे आपकी गैस फिल है, यहाँ से प्रेशर लग रहा है P गैस, यहाँ से लग रहा है P एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सडन होता है, फास्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे अंदर प्रेशर था आपका 10 atm और बाहर है आपका 1 atm प्रेशर, ठीक है। जैसे आपने 10 atm को डिक्रीज किया, सडन ड्रॉप किया, पिस्टन क्या होगा, यहाँ से इधर मूव करेगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है। और वो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा आपका पिस्टन बाहर की तरफ बढ़ेगा, इस तरफ, यहाँ 10 atm है, यहाँ 1 atm है, प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, अंदर का ज़्यादा है, बाहर बढ़ेगा, ये बढ़ के मान लो यहाँ आ गया पिस्टन, यहाँ पर अभी भी कितना प्रेशर लगेगा, और ये पिस्टन कब तक मूव करता रहेगा, जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो मतलब बाहर अगर प्रेशर 1 atm है तो अंदर भी कितना प्रेशर होगा, 1 atm, तब जाके ये आपका रुक जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आपका P एक्सटर्नल अभी भी कितना है, 1 atm रहेगा, और यहाँ से जो पूरी गैस का जो प्रेशर रहेगा वो भी कितना रहेगा, 1 atm, तब जाके आपका पिस्टन रुक जाएगा, सडन स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में मेजर नहीं कर सकते, मतलब कंफर्म ये हम नहीं कह सकते कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ किस टाइप से वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर क्या था, धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बढ़ रहा था, सेम उसी तरीके से प्रेशर का भी चेंजेस हो रहा था स्टेप बाय स्टेप, तो हम वहाँ पे मेजर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एकदम सडन आपने क्या किया है, प्रेशर को ड्रॉप किया, जिससे आपका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ। तो वो आप जो सडन चेंजेज है उसको आप मेजर नहीं कर पाते हो यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम पी गैस से बात नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि वो आपके सिलेबस का नहीं है, बाहर है, बाहर का है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक बार, देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है कि सडन आपका प्रेशर रिलीज होता है तो होता क्या है, ये पिस्टन आपका फैल गया बाहर की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो अंदर की गैस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या आती है, जैसे सडन ड्रॉप करते हो आप प्रेशर में, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, टर्बुलेंस। और उससे होता क्या है, जो गैस का मैक्सिमम पार्ट है वो आपके यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर कम क्वांटिटी में क्या होती है, आपकी गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी प्रेशर लग रहा है वो इस गैस की वजह से लगता है। कुल मिला के यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है गैस का, इसलिए हम प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सडन वाले केस में ऐसा होता है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। टर्बुलेंस की वजह से ऐसा क्रिएट होता है कि आप प्रेशर का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जब एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाएंगे तो हम प्रेशर को किसके टर्म्स में देखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि वही है जो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है स्टार्टिंग से एंड में। पहले भी 1 atm था, बाद में भी 1 atm है, ठीक है। तो यहाँ पे W इरिवर्सिबल का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, माइनस P एक्सटर्नल डॉट dV, वॉल्यूम V1 से V2, और यहाँ P एक्सटर्नल क्या है आपका, कांस्टेंट है,
कांस्टेंट को निकाल लीजिए बाहर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में वही था। तो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी, लिमिट रखेंगे तो v2 माइनस वी वन, यहाँ आ जाएगा v2 माइनस वी वन। तो ये आपके पास वर्क डन के दो फॉर्मूले आ गए। जो पुराना फॉर्मूला था W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी वी, इसको अब आपको ध्यान नहीं रखना। अब आपको दो नए फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि रिवर्सिबल के केस में अलग फॉर्मूला है और इरिवर्सिबल के केस में अलग फॉर्मूला है। ठीक है, वर्क डन का रिवर्सिबल के केस में माइनस पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी गेस डी वी लिमिट v1 से v2, जबकि इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल v2 माइनस v1 होता है। क्लियर है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो अपने को क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इनमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये जो आपके पास W रिवर्सिबल आया और W इरिवर्सिबल आया, इसका हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सा वर्क ज़्यादा होगा और कौन सा वर्क कम होगा, एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, उसमें हम वर्क डन का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम वर्क डन का कंपैरिजन करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजन। इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, पी गैस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, पी गैस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। चलिए हम बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड irreversible processes। ठीक है, इनके लिए हम कंपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क को सिंपल डिफाइन किया जाता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व अगर आप बनाते हो तो उसका जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका वर्क कहलाता है। जैसे ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपने कर्व बनाया। ठीक है, किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है, मान लो इस टाइप का कर्व है। ठीक है, तो इसका जो अंडर का एरिया रहता है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो भी एरिया है आपका, ये हमें क्या देता है, वर्क के बारे में। वर्क का मैग्नीट्यूड हम इससे निकालते हैं। ठीक है ना, एरिया अंडर कर्व, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। ठीक है, और इसी चीज़ को हम काम में लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क को कंपेयर करने के लिए। ठीक है ना, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। किया, चलिए अब देखिए, अब अगर हम बात करें रिवर्सिबल वर्क के लिए, हम बात करते हैं फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का हम कर्व लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस टाइप का आपका ये कर्व आता है। ठीक है, ये एक पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है।
और हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो कर्व होता है आपका, ये होता है आपका रिवर्सिबल का। किसका होता है? रिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल वर्क का जो कर्व होता है वो होता ही नहीं है। इरिवर्सिबल का कोई कर्व नहीं होता है। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, अगर कोई भी ग्राफ बनाया हुआ है तो वो हमेशा किसका होगा? रिवर्सिबल वर्क का ही होगा। इरिवर्सिबल वर्क का कभी भी ग्राफ नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो सडन होते हैं, एक साथ होते हैं, जल्दी होते हैं। उनके अभी मैंने आपको बताया था, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम को आप रिलेट नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई भी ग्राफ बनाया जाता है तो वो किसका बनेगा? केवल और केवल रिवर्सिबल का। क्लियर है ये बात? चलिए, हाँ, पर हम इरिवर्सिबल के कर्व को, मतलब उसकी प्रोसेस को दिखा जरूर सकते हैं, दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं कि कैसे हुआ होगा, वो हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर है आपका 10 atm और यहाँ पे आपका प्रेशर है इस पॉइंट पर 1 atm, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन का कर्व है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इरिवर्सिबल वर्क के लिए, तो देखिए, जब आप पॉइंट 1 पर थे, रिवर्सिबल में होता क्या है? देखो, जब आपका एक्सपेंशन होता है, क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रेशर आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम, ये तो रिवर्सिबल के लिए था, इरिवर्सिबल के लिए अगर हम बात करेंगे, किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए, तो होगा क्या? अचानक से सडन आपका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। 10 atm था, 10 से तुरंत कहाँ आएगा? 1 atm। अब यहाँ पे 10 atm, ये तुरंत गिर के, तुरंत ड्रॉप होके कहाँ तक आ जाएगा? 1 atm तक। और 1 atm जैसे ही आएगा, वॉल्यूम कहाँ आएगा आपका? वॉल्यूम क्या होगा आपका? तुरंत इंक्रीज होगा। तो ये 2 स्टेप में नहीं हो रहा है कि आपका प्रेशर गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर ऐसा नहीं है, ये एक साथ हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। जैसे जैसे प्रेशर आपका गिरता जा रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये 2 स्टेप में हम बताते जरूर हैं, ग्राफ में एक स्टेप में तो बता नहीं सकते क्योंकि कर्व तो बनता नहीं है इसका। लेकिन ये है क्या? आपका सिंगल स्टेज प्रोसेस होता है। ये क्या होता है आपका? सिंगल स्टेज प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंगल स्टेज प्रोसेस, ठीक है। ये आपका प्रेशर सिंगल स्टेज प्रोसेस होता है, एक ही स्टेप में होता है, 2 बार में नहीं होता है, ठीक है। पी गैस है, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क की, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, ये वाला जो कर्व है, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? आपके इरिवर्सिबल के बारे में। यहाँ से क्या हो रहा है? आपका इरिवर्सिबल वाला वर्क जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो है आपका इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वाला, स्मॉल में लिखता हूँ इरिवर्सिबल, ठीक है। ये इरिवर्सिबल वाला है। अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क मैंने अभी आपको बताया था, वर्क क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। अब हम कंपेयर करें एरिया ऑफ रिवर्सिबल और एरिया ऑफ इरिवर्सिबल, ठीक है। अब देखिए, ये है रिवर्सिबल का ग्राफ, इसका एरिया होगा ये वाला पूरा एरिया और ये नीचे वाला पूरा एरिया। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल के लिए बात करें तो इरिवर्सिबल का एरिया क्या होगा? केवल ये वाला, ये क्या है आपका? इरिवर्सिबल का एरिया, ठीक है। जबकि रिवर्सिबल का क्या होगा?
ये तो एरिया होगा ही सी, क्योंकि ये इस कर्व के नीचे भी है। उसके अलावा आपका ये एरिया भी आएगा, किस में आएगा, आपके रिवर्सिबल में। तो हम कह सकते हैं किसका एरिया ज़्यादा है, रिवर्सिबल का एरिया ज़्यादा है। मतलब रिवर्सिबल का एरिया ज़्यादा है किससे, इरिवर्सिबल। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो होगा वो रिवर्सिबल का क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, इरिवर्सिबल से। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है कि W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल फॉर एक्सपेंशन। किसके लिए है ये, एक्सपेंशन का। जब भी एक्सपेंशन हो रहा है रिवर्सिबल वर्क ज़्यादा होगा किससे, इरिवर्सिबल से। तो ये वर्क की हमें लिमिट भी बताता है कि भाई मैक्सिमम वर्क है तो किस में होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में होगा, ठीक है। मिनिमम किस में होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। एक्सपेंशन के केस में, एक्सपेंशन के केस में अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम वर्क डन, तो वो किसकी वजह से होगा, W रिवर्सिबल की वजह से, ठीक है। और पूछा जाए क्वेश्चन में एक्सपेंशन के लिए मिनिमम वर्क, तो वो आपका इरिवर्सिबल वर्क होगा। क्लियर है ना। चलिए, ये तो थी बात किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। सेम इसी तरह से हम किसके लिए निकाल सकते हैं, कंप्रेशन के लिए भी। बिल्कुल सही है। देखिए कंप्रेशन के लिए निकालते हैं हम, फॉर कंप्रेशन। देखिए अगर हम कंप्रेशन के लिए सेम डायग्राम हम पीवी कर्व बनाते हैं, ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब इस बार हम कंप्रेशन कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये ए है और ये पॉइंट आपका बी है, और आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। यहाँ पे प्रेशर आपका वही 10 ATM एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यहाँ पे आपका 1 ATM। क्लियर है। चलिए ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल का कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ इसमें लेते हैं। देखिए ये वही आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। यहाँ अंदर आपकी पी गैस, यहाँ से पी एक्सटर्नल। अब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो मतलब पिस्टन बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर अंदर की तरफ आ रहा है तुरंत, मतलब पहले 1 ATM प्रेशर था, आपने उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10 ATM कर दिया, तभी जाके क्या हो रहा, कंप्रेशन होगा। तुरंत आपने 10 ATM किया, कंप्रेशन हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। अब आप पॉइंट ए पर हो, ठीक है, और प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ेगा 1 ATM से 10 ATM। तो आप नीचे जाओगे या ऊपर की तरफ मूव करोगे, बिल्कुल सही, ऊपर की तरफ मूव करोगे। जैसे ही आपका प्रेशर 10 ATM बढ़ रहा, वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले वॉल्यूम इतना था, ज़्यादा था, अब वॉल्यूम सडन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। जैसे आपने प्रेशर बढ़ा, आपका वॉल्यूम कम हो गया। जैसे प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ। अब ये कितने स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना। डबल स्टेप में नहीं होता, 2 स्टेप में भी होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है। अभी किस में हो रहा है, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, तुरंत वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ए बी। और अब ये किसके लिए कर्व है, ये है आपका इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल का कर्व है ये, ठीक है। तो अब आप बताइए, अगर हम एरिया देखें, क्या देखें हम, एरिया। अब आराम से आपको दिख सकता है कि रिवर्सिबल का जो एरिया होगा ये आएगा, जबकि इरिवर्सिबल का एरिया ये और ये तीनों आएंगे। तो मतलब इस केस में आपका इरिवर्सिबल का एरिया क्या है, ज़्यादा है। एरिया ऑफ इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रिवर्सिबल। क्लियर है। चलिए,
तो एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, जस्ट अपोजिट हो गया आपके एक्सपेंशन से। तो अगर आपको पूछा जाए एक्सपेंशन का वर्क निकालना, वो भी मैक्सिमम, तो आप कौन सा वर्क निकालोगे, W रिवर्सिबल। और अगर आपको कंप्रेशन का वर्क पूछा जाए मैक्सिमम, तो आप क्या निकालोगे, W इरिवर्सिबल। ये मीनिंग होता है इसका। एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में वर्क डन क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला नहीं रखना है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, नहीं। एक्सपेंशन, कंप्रेशन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, दोनों के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपको पता पड़ता जाएगा। क्लियर है। आगे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, तो उन सब में आपका वर्क डन काम में आता रहेगा, ठीक है। और आगे भी न्यूमेरिकल्स में काम में आता रहेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर रिवर्स एक्सपेंशन की बात कर रहे हो तो रिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा होता है, और कंप्रेशन की बात कर रहे हो तो इरिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन के केस में क्या होता है और कंप्रेशन के केस में क्या होता है। क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 2 स्टेप, 3 स्टेप और मल्टी स्टेप के लिए, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल स्टेप में आपका हो गया, आपने प्रेशर को ड्रॉप कर दिया या फिर बढ़ा दिया, ठीक है। अगर हम 2 स्टेप, 3 स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं 2 स्टेप के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल स्टेप में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। आपकी जो प्रोसेस थी वो किस में थी, सिंगल स्टेप में थी। अब यही अगर हम स्टेप को 2 स्टेप में करवाएं तो क्या होगा, देखिए 2 स्टेप एक्सपेंशन कैसा होता है। ये वही आपका प्रेशर, वॉल्यूम, कर्व तो आपका वही रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर था आपका P1, ठीक है, जो 10 atm था। और यहाँ पे आपका प्रेशर कितना है, P2, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, सडन एकदम प्रेशर को P1 से कहाँ ला रहे थे, P2 तक ला रहे थे। तो अब आप क्या कीजिए, P1 से एक साथ P2 तक मत लेके आइए प्रेशर को, इसको थोड़ा सा बीच में स्टॉप करिए कहीं पर, ठीक है। एक स्टेप पर आपने स्टॉप किया, उससे क्या होगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दोबारा से इसको आप प्रेशर को डिक्रीज कीजिए आपके जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक, P2 तक, और फिर आप इसका फिर से वॉल्यूम में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ से आप सीधा देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कितनी स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। इसे हम बोलते हैं 2 स्टेप एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, 2 स्टेप एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे 2 स्टेप में हो रहा है वैसे ही आपका 3 स्टेप में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका प्रेशर P, ये मान लीजिए P1 है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व, ठीक है। एक्सपेंशन हो ही रहा है, ठीक है। कि प्रेशर हो गया आपका P2। इस बार हम क्या करेंगे, प्रेशर को ड्रॉप करेंगे, लेकिन 3 स्टेप तक ड्रॉप करेंगे। मतलब फर्स्ट ये आपकी ये स्टेप होगी, मान लीजिए जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अब ये आपका कितनी स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, आपका 3 स्टेप एक्सपेंशन, 3 स्टेप एक्सपेंशन। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी स्टेप को मैं अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट कैरी करूँ तो देखिए क्या होगा।
ये प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये P1, ये P2, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने 3 4 में इंक्रीज करता जाता हूँ। बहुत सारे स्टेप्स में अगर इसको मैं करवाता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको मान लीजिए 100 200 500 स्टेप में करवाता हूँ तो क्या होगा, आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। थोड़ा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फिर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फिर प्रेशर ड्रॉप, फिर वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर ड्रॉप वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर ड्रॉप वॉल्यूम इंक्रीज। इस टाइप का आपका कर्व बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है और वो ये है कि अगर आप एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को, अगर आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में कैरी करवाते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी नंबर ऑफ स्टेप्स को बढ़ा करके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये मल्टीपल स्टेप्स के लिए ये आपके पास, ठीक है ना, जब आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स में कैरी करवाते हो, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, एक तो इमेजिनरी तो होती है पर फिर भी हम इसको डील करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमें मैक्सिमम और मिनिमम वर्क डन के बारे में बताती है, ठीक है। इसके अलावा इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप कैरी आउट करवा सकते हो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके सिमिलर रिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, इफ ए an irreversible process is carried out in a large number of steps, then it will convert to similar with reversible process, ठीक है। अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप कैरी आउट करवाते हो फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट टू सिमिलर विथ रिवर्सिबल प्रोसेस में वो कन्वर्ट हो जाती है। ऑल्दो रिवर्सिबल स्टेप्स आर इमेजिनरी स्टेप्स, बट उससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वर्क के बारे में पता चलता है, इसलिए हम उसको समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑल्दो रिवर्सिबल processes are imaginary, but we study them because or as from the help of reversible processes we know about the maximum and minimum वर्क। एक्सपेंशन के केस में मैक्सिमम वर्क क्या होता है, रिवर्सिबल से, ठीक है, और कंप्रेशन में मैक्सिमम वर्क
इरिवर्सिबल से होता है और मिनिमम रिवर्सिबल से होगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिट हमें मिलती है वर्क की, इसलिए हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को दोनों को पता करते हैं, ठीक है ना। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हम आइडियल गैस को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आइडियल गैस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी हम उसकी स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हम रियल गैस को उसके साथ कंपेयर कर सकें आइडियल गैस के साथ, कि हम कैसे रियल गैस के थ्रू कितना आइडियल गैस के नज़दीक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम तभी तक जा पाएंगे जब हमें उनकी प्रॉपर्टी तो पता होगी, क्लियर ना, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो ये सेम उसी तरीके से एक्सपेंशन के लिए अगर हम बात करें, फॉर एक्सपेंशन मैक्सिमम वर्क जो होता है वो किसका होता है? रिवर्सिबल, ठीक है। बट फॉर कंप्रेशन मैक्सिमम वर्क किसका होगा? इरिवर्सिबल। और मिनिमम किसका होगा? रिवर्सिबल का। और एक्सपेंशन में मिनिमम वर्क किसका होगा? इरिवर्सिबल का, ठीक है। तो मैक्सिमम ही ध्यान रखना है, अपने आप उसको मिनिमम का पूछ ले तो उसको उल्टा कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा, यहाँ 2 स्टेप 3 स्टेप, ये मल्टी स्टेप एक्सपेंशन, मल्टी स्टेप एक्सपेंशन, क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली वर्क के बारे में बात की। इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का वर्क। डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन पी गैस इंटू डी वी लिमिट V1 से V2। और इरिवर्सिबल के केस में क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, किसके लिए वर्क मैक्सिमम होता है एक्सपेंशन के केस में और किसके लिए मिनिमम होता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, तो इसको 1-2 बार आप फिर से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसको फिर से क्या है यूज़ करते रहेंगे, तो आपको फिर से प्रैक्टिस होती रहेगी, क्लियर है। चलिए, और ज़्यादा क्लियरिटी आती रहेगी, जब जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। पर एटलीस्ट आपको कम से कम पढ़ा हुआ तो होना ही चाहिए, कि हाँ देखा हुआ होना चाहिए, थोड़ा 1-2 बार नज़रें होनी चाहिए उस पर कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। वरना कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपका आगे की क्लासों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1-2 बार पढ़ना है इसको, ठीक है। थोड़ा टफ पोर्शन होता है ये, लेकिन 1-2 बार आपने समझ लिया अच्छे से तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी, क्लियर है। चलिए आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।